तो कहानी की शुरुआत में हमें ली जोंग नाम का एक यंग लड़का दिखाया जाता है। ली अपनी लाइफ से काफी खुश और सेटिस्फाइड नजर आता है क्योंकि अब तक उसने वही किया है जो वो करना चाहता था। फ्यूचर में क्या करना है इस बारे में वो ज्यादा नहीं सोचता और बस उन्हीं चीजों को पूरी शिद्दत से करता है जो फिलहाल उसे खुशी देती हैं। ली काफी ज्यादा फिटनेस फ्रीक है और इसीलिए वो हट्टा खट्टा सा गबरू नौजवान है। उसे शुरू से ही जूडो कराटे और मार्शल आर्ट का काफी ज्यादा शौक रहा है। इस वजह से वो ताइक्वांडो में सेकंड लेवल का ब्लैक बेल्ट चैंपियन भी है। इन सब चीजों के अलावा वो खाली समय में अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती किया करता है। ली और उसके दोस्तों के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग नजर आती है। इसके बाद हमें ली के फादर को दिखाया जाता है जो एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाते हैं। तो शाम के समय में अपने सारे कामों से फ्री होने के बाद ली अपने फादर की शॉप पर फूड डिलीवरी का काम करता है। ऐसे ही एक रात जब वो फूड डिलीवरी करने के बाद अपने घर की तरफ लौट रहा था तो देखता है कि किसी सुनसान गली में एक पुलिस वाले और क्रिमिनल के बीच फाइट चल रही है। पुलिस वाले का काम था इस क्रिमिनल को पकड़ना, वो भी बिना नुकसान पहुंचाए, लेकिन क्रिमिनल लोगों पर इस तरह की कोई पाबंदी नहीं होती। वो एक टूटे हुए कांच की बोतल से उस पुलिस वाले को मारने ही वाला था कि तभी सही समय पर वहां पहुंचकर ली उसे बचा लेता है। लेकिन ये गुंडा अभी भी मानने का नाम ही नहीं ले रहा था तो ली उसे एक जोरदार किक मारकर बेहोश कर देता है। इसी दौरान ली देखता है कि उस गुंडे के पैर में एक ब्लैक कलर का इलेक्ट्रॉनिक बेल्ट बंधी हुई है जो फिलहाल उसे समझ नहीं आता कि ये क्या चीज है। ये पुलिस वाला ली की बहादुरी देखकर उससे काफी इंप्रेस होता है। इस पुलिस वाले का नाम है वेनिस और काफी ज्यादा घायल होने की वजह से इसे तुरंत ही हॉस्पिटलाइज कराया जाता है। ली को उसकी इस बहादुरी के लिए पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से अवार्ड भी दिया जाता है। इसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट का एक ऑफिसर पार्क उसे मिलने के लिए बुलाता है। वो ली को बताता है कि इस शहर में लगभग 500 ऐसे लोग हैं जिनके पैरों में वो ब्लैक कलर का एंकल बैंड बंधा हुआ है। ये एक तरह का जीपीएस ट्रैकर है जिससे हम उनके लोकेशन पर नजर रख पाते हैं। ये लोग असल में ऐसे क्रिमिनल हैं जो अभी हाल फिलहाल में ही जेल से छूटकर आए हैं और इनमें से ज्यादातर लोग रेप और मर्डर के केस में ही अंदर गए थे। इसीलिए इस जीपीएस ट्रैकर के माध्यम से हम उन पर नजर रखते हैं ताकि किसी भी कांड को होने से पहले रोका जा सके। इसके बाद वो ली को ऑफर देते हुए कहते हैं कि क्या तुम हमारे साथ काम करना चाहोगे। ली पूछता है कि मगर मैं ही क्यों। तो पार्क उसे बताते हैं कि हमें इस काम के लिए मार्शल आर्ट एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है। उस दिन तुमने जिस पुलिस वाले को बचाया उसका नाम है वेनिस और बहुत ज्यादा घायल होने की वजह से वो 1 महीने तक अपने काम पर नहीं लौट पाएगा। तो क्या बस तब तक के लिए तुम हमारे साथ काम कर सकोगे? और वैसे भी तुम्हारी मार्शल आर्ट स्किल बहुत अच्छी है और कई बार क्रिमिनल्स को पकड़ने में इसकी जरूरत पड़ती है। ली उनसे पूछता है कि क्या इस काम में कोई फन है, क्योंकि अब तक अपनी लाइफ में मैंने सिर्फ वही किया है जिसमें मुझे मजा आता हो। पार्क कहता है कि मैं ये तो नहीं बता सकता कि इसमें फन है या नहीं, लेकिन ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि हमारे साथ काम करके तुम बहुत कुछ नया सीखोगे। इसके बाद दिखाया जाता है कि उसके दोस्तों का भी यही मानना था कि ली को इस काम को जरूर करना चाहिए क्योंकि इसी बहाने वो अपनी मार्शल आर्ट स्किल का कुछ सही इस्तेमाल भी कर पाएगा। ली के फादर एक अच्छे पिता होने के साथ साथ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन भी हैं और इसीलिए वो भी खुशी खुशी ली को ये काम करने की इजाजत दे देते हैं। फिर अगले ही दिन से ली इस काम को करने के लिए ज्वाइन कर लेता है। ये डिपार्टमेंट पुलिस डिपार्टमेंट से थोड़ा अलग है और इसीलिए इन लोगों को ना तो पुलिस की वर्दी पहननी होती है और ना ही किसी क्रिमिनल से पूछताछ करने के लिए वारंट की जरूरत पड़ती है। इन लोगों का काम था यहाँ बैठे बैठे उन क्रिमिनल्स की लोकेशन पर नजर रखना और जब भी किसी क्रिमिनल के एंकल बेल्ट की बैटरी 30% से कम हो जाती है तो ये लोग उसे कॉल करके उस एंकल बेल्ट को चार्ज करने को कहते हैं। और मान लो अगर उस क्रिमिनल ने कॉल नहीं उठाया या फिर कॉल उठाने के बाद भी कुछ शानपंती की तो इन लोगों का काम होता है वहां पहुंचकर उसे पूछताछ करना और अगर जरूरत पड़े तो उसे हिरासत में लेकर जेल में डालना। यहाँ शुरू के कुछ घंटे तो ली के लिए काफी बोरिंग थे और उसे ऐसा लगने लगा था कि शायद वो इस काम को ज्यादा दिन नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर उसे दिखाई देता है कि एक क्रिमिनल के एंकल बैंड की बैटरी 30% से कम हो चुकी है। फिर जब ली उसे कॉल करता है तो वो बिना उसकी बात सुने कॉल कट कर देता है। ये लोग जब उस क्रिमिनल का रिकॉर्ड चेक करते हैं तो पता चलता है कि वो रेप केस में अंदर गया था। इसलिए पार्क ली को अपने साथ लेकर तुरंत ही उस लोकेशन पर पहुंचता है। ली वहां नोटिस करता है कि उस घर की एक खिड़की में आयरन बार नहीं लगा हुआ था तो वो पार्क से कहता है कि इस आदमी ने खिड़की से कूदकर भागने की पूरी योजना बना रखी है। इसीलिए पार्क उसे पकड़ने के लिए मेन डोर से आता है और ली घर के बाहर खड़ा उसका खिड़की से कूदने का इंतजार करता है। वहां पहुंचकर पार्क को पता चलता है कि ये लड़का इस समय किसी लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। फिर पार्क से बचने के लिए वो तुरंत ही खिड़की से कूदकर बाहर भागता है, लेकिन यहाँ ली नाम का एक सरप्राइज उसका पहले से इंतजार कर रहा था। वो तुरंत ही उसे एक किक मार के अपने कब्जे में ले लेता है। यहाँ पार्क भी ली की बहादुरी देखकर काफी खुश था। फिर ये लोग उसे अरेस्ट करके अपने साथ ले जाते हैं। इस पूरे प्रोसेस के दौरान ली को महसूस होता है कि इस काम में फन के साथ साथ काफी ज्यादा थ्रिल भी है और इसीलिए अब उसे इस काम में मजा आने लगा था। इसके 2 दिन बाद ये लोग एक ऐसे क्रिमिनल को पकड़ने के लिए जाते हैं जिसकी नजर वहाँ पार्क में खेल रहे छोटे बच्चों पर थी। ली उसे पकड़ने के साथ साथ थोड़ा बहुत पीटना भी चाहता था, लेकिन पार्क उसे रोकते हुए कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते वरना कल को इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमारे ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। ली इस काम में हर रोज कुछ नया सीख रहा था और पार्क भी उसकी बहादुरी से काफी खुश था। फिर वो ली को ऑफर करता है कि क्या वो आज रात उसके साथ डिनर करेगा। तो ली उससे पूछता है कि क्या मैं अपने दोस्तों को भी साथ ला सकता हूँ।
पार्क कहता है कि हाँ जरूर, तुम्हारे दोस्तों से मिलकर मुझे भी खुशी होगी। फिर उस रात ली अपने तीनों दोस्तों को लेकर पार्क की बताई हुई जगह पर पहुंच जाता है। ये सब लोग एक साथ खाते पीते काफी इंजॉय करते हैं और अब पार्क भी ली के दोस्तों के साथ काफी अच्छे से घुल मिल चुका था। वो उन लोगों के सामने ली की तारीफ करते हुए बताता है कि कैसे उसके आने के बाद इन लोगों का काम पहले से आसान हो गया है। इसके बाद जब ये लोग पार्टी खत्म करके अपने अपने घर जाने वाले थे कि तभी पार्क के साथ काम करने वाला एक ऑफिसर उसे कॉल करके बताता है कि एक क्रिमिनल है जो मर्डर के केस में अंदर गया था और अपने 15 सालों की सजा काटने के बाद वो 1 महीने पहले ही जेल से बाहर आया है। उस आदमी ने अपना एंकल बैंड काट के फेंक दिया है, जिस वजह से हम उसकी लोकेशन ट्रैक नहीं कर पा रहे। इन लोगों को पता चलता है कि अभी कुछ देर पहले उसकी लास्ट लोकेशन यहीं आसपास ही कहीं थी, तो ली फैसला करता है कि अपने दोस्तों की हेल्प से वो उस आदमी को पकड़ने के लिए जाएगा। ली के एक दोस्त के पास ड्रोन कैमरा था, तो इसकी हेल्प से ये लोग उसकी लोकेशन ढूंढ लेते हैं। उसे पकड़ने के लिए ली अकेला ही वहां पर जाता है क्योंकि पार्क इतनी भाग दौड़ नहीं कर सकता। वहां पहुंचते ही वो आदमी ली पर चाकू से हमला कर देता है। फिर ली उसे अपनी एक ही किक में गिरा देता है, लेकिन इससे पहले कि ली उसे गिरफ्तार कर पाता, वो आदमी अपने गले पर चाकू लगाते हुए सुसाइड करने की धमकी देता है। अब ली के लिए ये सिचुएशन बिल्कुल नई थी और उसे नहीं समझ आ रहा था कि यहाँ क्या करना चाहिए, तो पार्क उसे फोन पर ही गाइड करता है कि ऐसी सिचुएशन से कैसे निपटा जाता है। यह आदमी कह रहा था कि मैंने जेल से निकलने के बाद सुधरने की कोशिश की थी, लेकिन जब भी कोई मेरे पैर में पड़े इस एंकल बैंड को देखता है तो मेरा मजाक उड़ाता है। पार्क की बातों को रिपीट करते हुए ली उसे समझाता है कि तुम्हें इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तुम्हारे आसपास के लोग जो भी कह रहे हो उस पर ज्यादा ध्यान मत दो और जितना ज्यादा हो सके खुद को हमेशा सही रास्ते पर रखो। फिर कुछ ही महीनों के अंदर तुम्हारा ये एंकल बैंड भी हटा दिया जाएगा और इसके बाद तुम भी दूसरों की तरह एक नॉर्मल जिंदगी जी सकोगे। ली की बातें सुनकर उस आदमी को थोड़ी हिम्मत मिलती है और फिर वो सुसाइड का प्लान कैंसिल करके उस एंकल बैंड को दोबारा पहन लेता है। ये पूरा वाकया ली के लिए बिल्कुल नया था। आज उसने सीखा कि सिर्फ जोश से ही नहीं बल्कि होश से भी काम लिया जाता है। हर जगह सिर्फ मारपीट से ही मैटर सॉल्व नहीं किए जाते, बल्कि कई बार आपको बातचीत से भी मसला सुलझाना होता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि न्यूज चैनल पर एक खबर चल रही है कि डोंगसू नाम का एक बहुत ही कुख्यात अपराधी बहुत जल्द जेल से छूटने वाला है। यह आदमी बहुत ही घटिया किस्म के क्राइम में इन्वॉल्व रहा है और इसके ऊपर लगभग 15 ऐसे केस थे जिसमें इसने 12 साल या उससे भी कम उम्र की बच्चियों के साथ दुराचार किया है। पुलिस वाले इस बात को लेकर काफी सजग थे कि इस आदमी पर नजर रखनी होगी, क्योंकि इसकी घटिया मानसिकता को देखते हुए इस बात के पूरे आसार हैं कि ये फिर से ऐसा कुछ कर सकता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि ली जब एक दिन मार्केट से गुजर रहा था तो वो किसी रेस्टोरेंट में बैठे हुए एक ऐसे आदमी को देखता है जिसके पैरों में वही एंकल बैंड बंधा हुआ था। यह आदमी जिस तरह से यहाँ लेडी वेटर को छूने की कोशिश कर रहा था, उसे देखते ही ली समझ जाता है कि इसके इरादे गंदे हैं। इसीलिए वो तुरंत अपने ऑफिस पहुंचकर उस आदमी की हिस्ट्री चेक करता है और यहाँ उसे पता चलता है कि यह आदमी रेप के केस में ही अंदर गया था। चार्जिंग ना होने की वजह से उसका एंकल बैंड भी ऑफ हो चुका था, तो ये सारी बातें यही इशारा कर रही थी कि वो जरूर कोई कांड करने वाला है। फिर ली और पार्क उसी एरिया में पहुंचकर उसे कुछ ऐसी दुकान में ढूंढने की कोशिश करते हैं जिन शॉप पे सिर्फ लड़कियां ही काम किया करती थी। इधर दूसरी तरफ ये क्रिमिनल सबकी नजरों से बचते हुए एक ऐसी बार्बर शॉप पे पहुंचता है जिसकी ऑनर एक लेडी थी। इस आदमी ने उसे मार पीट कर काफी हद तक अपने कंट्रोल में ले लिया था, लेकिन सही समय पर वहां पहुंचकर ली उसे कूटकर किनारे कर देता है और इस तरह एक बार फिर ली ने किसी क्रिमिनल को क्राइम करने से पहले ही रोक लिया। इसके बाद दिखाया जाता है कि पुलिस वालों के बीच मीटिंग चल रही है कि डोंगसू नाम के उस क्रिमिनल पर कौन सी टीम नजर रखेगी। पार्क कहता है कि हमारी टीम में ली जैसा एक जाबाज आदमी है, तो मैं चाहता हूँ कि डोंगसू की जिम्मेदारी हमारी टीम को ही मिले। इसके बाद जब ली की मुलाकात पार्क से होती है तो वो कहता है कि मैं इस काम को काफी एंजॉय करने लगा हूँ और इसीलिए अपनी इस जॉब को परमानेंट करने के लिए मैं अप्लाई करना चाहता हूँ। पार्क उसकी इस बात से काफी खुश होता है क्योंकि उसे अंदर ही अंदर इस बात का डर था कि ना जाने ली के जाने के बाद वो इस काम को कैसे संभालेगा। इसके बाद वो दिन आता है जब डोंगसू नाम का वो क्रिमिनल जेल से आजाद होने वाला था, तो उससे मिलकर उसके पैरों में वो एंकल बैंड बांधने का वो पूरा प्रोसेस करने के लिए ली और पार्क उस जेल में पहुंचते हैं। इसके पैरों में वो डिवाइस बांधने के बाद पुलिस टीम उसे घर छोड़ने के लिए भी जाती है। यहाँ पर डोंगसू के खिलाफ बहुत भयानक प्रदर्शन चल रहा था और इन लोगों का ऐसा कहना था कि इस घटिया आदमी को फांसी दे देनी चाहिए, जो कि इसके क्राइम्स को देखते हुए काफी हद तक ठीक ही था। डोंगसू को उसके घर में छोड़कर पुलिस टीम वहां से चली जाती है और अब आने वाले समय में ली और उसकी टीम का सबसे बड़ा चैलेंज था डोंगसू पर नजर रखना। फिर रात के समय में डोंगसू का एक पुराना दोस्त छुपते छुपाते हुए उससे मिलने के लिए आता है। ये दोनों उस बिल्डिंग की छत पर जाकर बातें करने लगते हैं। इन दोनों की ये बातें सुनकर साफ पता चलता है कि इस एंकल बैंड के चक्कर में ये दोनों ही पुलिस वालों से बहुत ज्यादा चिढ़े हुए हैं। डोंगसू के इस पुराने दोस्त का नाम है रोजर और कुछ साल पहले तक ये दोनों एक ही जेल में बंद हुआ करते थे। फिर वो डोंगसू से पूछता है कि उस लेटर में मैंने तुम्हें जो ऑफर दिया था, क्या तुमने उस बारे में कुछ सोचा है। डोंगसू कहता है कि वो काम मैं करना तो चाहता हूँ, लेकिन इस एंकल बैंड के चक्कर में थोड़ा डर रहा हूँ। फिर रोजर कहता है कि तुम पुलिस वालों से मत डरो, वो सब हम संभाल लेंगे। इसके 2 दिन बाद ली देखता है कि डोंगसू अपने घर से निकलकर किसी पॉश एरिया की तरफ जा रहा है। जिस बिल्डिंग के अंदर डोंगसू घुसा था उस बिल्डिंग के अंदर छोटे बच्चों की एक कोचिंग क्लास भी चलती थी, जिस वजह से ली भी उसका पीछा करते हुए तुरंत उस जगह पर पहुंच जाता है।
डोंगसू वहाँ बेसमेंट एरिया में पहुंचकर अपने दोस्त रोजर और उसके बॉस से मिलता है और यहाँ हमें पता चलता है कि आखिर किस काम को करने के लिए रोजर डोंगसू से कह रहा था। असल में ये समाज के वो घिनौने लोग हैं जो छोटे बच्चों के अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें डार्क वेब पर डालने का काम करते हैं और इसी काम के लिए ये लोग डोंगसू को हायर करना चाहते थे। यहाँ हर वीडियो के लिए डोंगसू को काफी मोटी रकम मिलने वाली थी और इस तरह के काम करने में उसे वैसे भी लज्जा नहीं आती, तो वो तुरंत ही इन लोगों का ऑफर मान लेता है। ली भी उसका पीछा करते हुए यहाँ तक पहुंच चुका था, लेकिन ये लोग जिस गाड़ी के अंदर बैठे थे उसके शीशे काले थे, तो बाहर से ली को अंदर का कुछ भी नजर नहीं आता। इसलिए वो उस गाड़ी का नंबर नोट करके वहां से जाने लगता है। फिर वो पार्क को कॉल करके बताता है कि डोंगसू से नहीं मिला, तो फिर पार्क डोंगसू को कॉल करके पहले कुछ इधर उधर की बातें करता है और फिर वो उससे पूछता है कि बताओ इस वक्त तुम कहाँ हो। डोंगसू कहता है कि मैं यहाँ पर थाई नूडल्स खाने के लिए आया हुआ था, और फिर जब तक ली उसे ढूंढ पाता इससे पहले ही डोंगसू एक थाई रेस्टोरेंट में जाकर बैठ चुका था। डोंगसू को भी ये पता था कि उस पर नजर रखी जा रही है और इसीलिए इस बार वो पुलिस वालों को चकमा देने में कामयाब रहा। अगले सीन में हम ली और पार्क को उनके ऑफिस में बैठे हुए देखते हैं। ली कहता है कि डोंगसू के घर के आसपास भी कुछ थाई रेस्टोरेंट हैं, तो आखिर थाई नूडल्स खाने के लिए वो इतना दूर क्यों जाएगा। इसका मतलब साफ है कि उसका उस बिल्डिंग के अंदर जाने के पीछे कुछ और वजह रही होगी। इसके बाद दिखाया जाता है कि वो घायल पुलिस वाला वेनिस, जिसकी शुरुआत में ली ने जान बचाई थी, अब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर वापस आ चुका है। वो ली को अपनी जान बचाने के लिए शुक्रिया कहता है और साथ ही साथ उसे ग्लव्स भी गिफ्ट करता है। वेनिस के ठीक होकर लौटने के बाद इनकी टीम अब और भी ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। इसके बाद दिखाया जाता है कि 10-11 साल की एक छोटी बच्ची को खेलते समय किसी ने किडनैप कर लिया है और यहीं दूसरी तरफ डोंगसू का दोस्त रोजर उसे वो जगह दिखाता है जहां ये लोग वीडियो शूट करने वाले हैं और साथ साथ उसे कुछ एडवांस पैसे भी देता है। डोंगसू के ऊपर ये पुलिस वाले नजर बनाए हुए थे और इसीलिए वो जब भी अपने घर से बाहर जाता तो ये लोग उस पर पूरी नजर रखते थे। ऐसे ही जब एक रात डोंगसू अपने घर से निकलकर कहीं जा रहा था तो ली भी चोरी छुपे उसका पीछा करता है। यहीं दूसरी तरफ पुलिस वालों को एक ऐसे क्रिमिनल के बारे में पता चला है जिसने कुछ घंटे पहले अपनी लोकेशन बदली थी और उसके एंकल बैंड की बैटरी भी अभी 30% से कम थी। वेनिस उससे पूछताछ करने के लिए कॉल करता है, लेकिन यह आदमी उसकी किसी भी बात का सीधा जवाब नहीं देता और कुछ उल्टा पुल्टा बोलने के बाद फोन काट देता है। तो उस आदमी का पीछा करते हुए पार्क और वेनिस उस जगह पर पहुंच जाते हैं, लेकिन ये सब असल में इन लोगों के लिए एक ट्रैप था। वो क्रिमिनल अपने साथ बहुत सारे गुंडों को लेकर आया था और फिर इन लोगों के बीच जबरदस्त फाइट होने लगती है। यहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि डोंगसू ने भी ली को फंसाने के लिए एक जबरदस्त जाल बिछाया था। डोंगसू का पीछा करते हुए ली को यह पता ही नहीं चलता कि कब वो अचानक से डोंगसू के बिछाए हुए जाल में फंस गया। डोंगसू तो वहां से बच के निकल जाता है, लेकिन रोजर के काफी सारे गुंडे वहां ली को खत्म करने के लिए मौजूद थे। वैसे तो ये गुंडे नंबर्स में काफी ज्यादा थे, लेकिन ली की फाइटिंग स्किल बहुत अच्छी थी, इस वजह से ये उसका कुछ खास बिगाड़ नहीं पाते। ली इन सारे गुंडों की बहुत ही तबीयत से पिटाई करता है। यहीं दूसरी तरफ पार्क और वेनिस बहुत बुरा फंस चुके थे। ये दोनों भी उन गुंडों का मुकाबला बहुत बहादुरी से कर रहे थे, लेकिन आखिरकार वो गुंडे ही इन पर भारी पड़ जाते हैं। उनमें से ज्यादातर गुंडों को इन्होंने ठिकाने लगा दिया था, लेकिन इस पूरी लड़ाई में ये दोनों भी बहुत बुरी तरह से घायल हो चुके थे। इधर दूसरी तरफ ली उन सारे गुंडों को बुरी तरह से पीटने के बाद डोंगसू का पीछा करते हुए उस जगह तक पहुंच जाता है जहां ये लोग वीडियो शूट करने वाले थे। फिर जैसे ही वो बेसमेंट एरिया में पहुंचता है तो वहां उसे किसी बच्ची के चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। ली समझ जाता है कि डोंगसू नाम का वो कमीना यहीं पर आया होगा। उसके काफी ज्यादा कोशिश करने के बाद भी ये दरवाजा नहीं खुलता, तो फिर वो बाहर आकर खिड़की तोड़ता है और अंदर घुस जाता है। डोंगसू के साथ उसका दोस्त रोजर भी यहाँ मौजूद था। ली वहां पहुंचकर उन दोनों लोगों को बुरी तरह से पीटने लगता है, लेकिन पुलिस वाला होने की वजह से ली के ऊपर यह पाबंदी है कि वो इनको जान से मार नहीं सकता और इसी बात का फायदा उठाकर ये क्रिमिनल ली पर चाकू से हमला करते हैं। इन दोनों से लड़ते लड़ते ली भी बुरी तरह से घायल हो चुका था। इसी बीच सही मौका देखकर रोजर तो वहां से भाग जाता है, लेकिन डोंगसू अभी भी उस बच्ची की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा था। वो ली से बहुत ज्यादा पिटता भी है और चाकू मारकर उसे बुरी तरह से घायल भी कर देता है। इसी बीच यहाँ पुलिस के आने का सायरन बजने लगता है, तो डोंगसू भी अपनी जान बचाकर फिलहाल यहाँ से भाग जाता है। ली ने अपनी जान दांव पर लगाकर इस बच्ची को तो बचा लिया था, लेकिन बहुत ज्यादा घायल होने के कारण उसे आने वाले कुछ दिनों तक हॉस्पिटल में ही एडमिट रहना होगा। ली के फादर उसकी हालत देखकर बहुत दुखी होते हैं और उन्हें आज इस बात का पछतावा था कि काश उन्होंने अपने बेटे को इस नौकरी के लिए हाँ ना की होती। कुछ घंटों बाद जब ली को होश आता है तो वो सबसे पहले डोंगसू के बारे में ही पूछता है। उसके सीनियर ऑफिसर्स बताते हैं कि डोंगसू वहां से भागने में कामयाब रहा और अब तक उसने अपना एंकल बैंड भी काट कर फेंक दिया है। उस फाइट में पार्क की जान तो बच गई, लेकिन गर्दन की हड्डी टूटने की वजह से वो कई महीनों तक हॉस्पिटल में ही एडमिट रहेंगे और इनका साथी ऑफिसर वेनिस उस फाइट के दौरान बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से मारा गया। ये सब कुछ जानने के बाद ली को बहुत ज्यादा दुख होता है, क्योंकि अब तक तो इस नौकरी के दौरान उसने सोचा ही नहीं था कि इस काम में कभी इस तरह का भी खून खराबा हो सकता है। इसके बाद जब ये लोग अपने साथी ऑफिसर वेनिस के फ्यूनरल पर जाते हैं तो वहां पर उस छोटी बच्ची की मम्मी भी आई थी, जिसको उस दिन ली ने डोंगसू से बचाया था। वो उस बच्ची का लिखा हुआ एक थैंक यू नोट ली को देती है और बताती हैं कि मेरी बेटी आज भी गहरे सदमे में है। वो फिलहाल इतना ज्यादा डरी हुई है कि घर से बाहर ही नहीं निकलना चाहती।
लेकिन जब भी मैं उसे आपकी बहादुरी के बारे में बताती हूँ तो उसे काफी हिम्मत मिलती है। ये सब कुछ सुनकर ली काफी इमोशनल हो जाता है और वो सोचने लगता है कि आखिर उस छोटी सी बच्ची की क्या गलती है। उसको तो शायद यही लगता था कि ये दुनिया भी उसके जैसी ही भोली है। इसके बाद जब ली पार्क से मिलने के लिए जाता है तो वो ली से कहता है कि अब तुम इस मामले से दूर रहो, क्योंकि अब ये मामला क्राइम ब्रांच के पास जा चुका है और वही इसको डील करेंगे। लेकिन ली फैसला करता है कि वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर डोंगसू को खुद पकड़ेगा और इस नेक काम के लिए उसके दोस्त भी तुरंत राजी हो जाते हैं। ली को उस कार का नंबर आज भी याद था जो उस दिन उसे डोंगसू का पीछा करते हुए बेसमेंट में मिली थी। इस व्हीकल नंबर से ये लोग उस आदमी और उसके घर का एड्रेस भी पता कर लेते हैं। फिर ये चारों लोग वहां पहुंचकर उसे कब्जे में ले लेते हैं। इसके बाद जब ली का एक दोस्त उसके कंप्यूटर को ओपन करके देखता है तो यहाँ नजर आता है कि छोटे बच्चे को काफी सारे अश्लील वीडियो इन लोगों ने बना रखे थे। ये देखने के बाद तो ली के साथ साथ उसके दोस्तों का भी गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। फिर गुस्से में ली उसकी आंखों में ट्रिमर मार के उसे घायल कर देता है। फिर अपनी जान बचाने के लिए ये आदमी इन लोगों को डोंगसू का पता बता देता है। इसके बाद ये लोग इस आदमी को गिरफ्तार करवाने के लिए पुलिस को कॉल कर देते हैं। ये लोग डोंगसू को पकड़ने में अब बिल्कुल भी देर नहीं करना चाहते थे, इसीलिए ली फैसला करता है कि हम आज रात ही डोंगसू को पकड़ेंगे। इसके बाद जब ये लोग डोंगसू को पकड़ने के लिए यहाँ से निकल रहे थे तो ली के फादर उसे रोकते हुए कहते हैं कि इस काम में बहुत खतरा है और मैं नहीं चाहता कि तुम अब आगे इस तरह का काम करो। ली कहता है कि डैड, वो इंसान जानवरों से भी ज्यादा बदतर है, इसलिए अगर हमने उसे जल्द से जल्द नहीं पकड़ा तो वो इस तरह के क्राइम आगे भी करता रहेगा और अगर बाकियों की तरह हम भी सिर्फ अपने कंफर्ट जोन में ही जीने की कोशिश करेंगे तो इस दुनिया में क्राइम और क्रिमिनल दोनों बढ़ते ही चले जाएंगे। ली के फादर भी इस बात को समझते हैं कि उनका बेटा मेंटली बहुत स्ट्रांग है और इसीलिए वो डोंगसू को खत्म किए बिना मानने वाला नहीं है। इसके बाद ये चारों लोग उस एरिया में पहुंच जाते हैं जहाँ डोंगसू इस समय रुका हुआ था। वो एक एक करके वहाँ के सारे होटल्स में उसे ढूंढने लगते हैं। इसी दौरान ली के एक दोस्त को डोंगसू की लोकेशन पता लग जाती है। यहाँ काफी सारी खाने की प्लेट्स और दारू की बोतलों को देखकर वो समझ जाता है कि डोंगसू अकेला नहीं है बल्कि उसके साथ यहाँ काफी सारे लोग हैं। डोंगसू के साथ यहाँ उसका दोस्त रोजर भी था और इस एरिया के काफी सारे गुंडे भी इस समय यहाँ मौजूद थे। ली अपने दोस्तों को वहां से हटाकर एक सेफ जगह पर जाने को कहता है। फिर इसके बाद वो अकेला ही उन सारे लोगों से भिड़ जाता है। इधर ली के दोस्त अपने ड्रोन कैमरे से इस पूरी फाइट पर नजर बनाए हुए थे। काफी सारे होने के बावजूद भी ये गुंडे ली का मुकाबला नहीं कर पाते और ली इन सभी की बहुत कायदे से पिटाई करता है। बाकी गुंडों ने मिलकर ली को इस समय बिजी कर रखा था तो इसी मौके का फायदा उठाकर डोंगसू यहाँ से भाग लेता है। लेकिन ली के दोस्त अपने ड्रोन से डोंगसू का पीछा कर रहे थे। कुछ ही मिनटों में ली इन सभी को पीट पीट कर बेहाल कर देता है। इसके बाद वो अपने आखिरी टारगेट डोंगसू को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाता है। ली इस समय अपने दोस्तों के साथ कॉल से कनेक्ट था तो वो लोग ड्रोन कैमरे की हेल्प से उसे डोंगसू की लोकेशन बताते रहते हैं। फिर एक जगह पहुंचकर ली उसे पकड़ ही लेता है और इसके बाद इन दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होना शुरू होती है। ली के मुकाबले डोंगसू भी कोई कमजोर आदमी नहीं था और इसी वजह से ली को भी इस फाइट में बहुत मार खानी पड़ती है। फिर एक समय ऐसा आता है जब डोंगसू ने ली को लगभग हरा ही दिया था, लेकिन ली के दोस्त अपने ड्रोन कैमरे की हेल्प से डोंगसू को घायल कर देते हैं। फिर इस बार जब ली दोबारा उठता है तो डोंगसू को बुरी तरह से पीट पीट कर बेहोश कर देता है। डोंगसू के अंदर अब लड़ने या भागने की हिम्मत नहीं बची थी। फिर ली उसे हथकड़ियां पहनाकर अपने साथ ले जाता है। मूवी के आखिरी सीन में हमें दिखाया जाता है कि ली को उसकी बहादुरी के लिए सम्मानित किया जा रहा है और उसे बधाई देने के लिए वो बच्ची भी यहाँ आई हुई थी जिसे कुछ महीनों पहले ली ने डोंगसू से बचाया था। ये बच्ची अब काफी हद तक उस सदमे से बाहर आ चुकी है और उसके चेहरे की खुशी को देखकर ली को महसूस होता है कि जाने अनजाने में उसने अपने लिए एक ऐसा प्रोफेशन चुन लिया जिससे वो सच में इस दुनिया में कुछ बदलाव ला पा रहा है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये फिल्म यहाँ पर समाप्त होती है।